बच्चों, वेलकम टू साई क्लासेस। मेरा नाम है देवश्रित होता और इस चैनल में हम साइंस को एक बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वे में समझने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 2 सेल। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपने कभी सोचा है, मतलब हम जब हमारा जब हाथ कट जाता है यहाँ से, मतलब उंगली एक कट जाती है, तो वो इतना जल्दी रिपेयर कैसे हो जाता है? मतलब इतना जल्दी घाव भर कैसे जाता है? और हम देखेंगे अगर, तो हम बाल जो काटते हैं, मेरे अभी बाल मैंने काटे हैं। बाल काटने के कुछ ही दिनों के अंदर वो फिर से उग जाते हैं। ये कैसे होता है? आज हम उसी का आंसर इसी चैप्टर से पाएंगे। वेलकम, और चलिए शुरू करते हैं। सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। It is widely accepted among the scientific community that life originated in water. हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी में ये बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब बहुत ही वाइडली माना जाता है कि लाइफ जो है वो वाटर से ओरिजिनेट हुआ था। कुछ रिसर्चर्स को लगता है कि वाटर से ओरिजिनेट तो हुआ था, लेकिन बहुत बड़े वाटर से नहीं, मतलब जैसे ओशन, वहाँ से नहीं, छोटे छोटे वाटर पूल से, जहाँ पर कि एनवायरमेंटल चेंजेस होता था, कंडीशन, वहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हमारा एक एग्जाम्पल है। हमारे इंडिया में ही एक हॉट स्प्रिंग है पूगा वैली में, जो कि लद्दाख में है। वो वहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स में वेरी हाई टेम्परेचर से, मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट के मतलब पास है। बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है। लद्दाख में आपको पता है बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है, लेकिन उस कोल्ड क्लाइमेट में भी इतना ज़्यादा मतलब गर्म एक स्प्रिंग है, वाटर बॉडी है। ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस इस पूल में है, वो बहुत ही सिमिलर है हमारा जब अर्थ बना था। जब अर्थ बना था तब वह उसमें लावा, वोल्केनो बहुत सारे थे, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। सो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इन हॉट स्प्रिंग्स को स्टडी किया, ताकि हमारे जो पहले लाइफ फॉर्म जो बने थे उनका मतलब ओरिजिन जान सके, वो कहाँ से बने थे, कैसे बने थे। The organisms living in this hot springs are mostly heat-loving bacteria and are called thermophiles. थर्मो का मतलब होता है हीट, और फाइल्स का मतलब होता है लविंग। इससे हमको मिलता है थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये टोटल वाला, ये थर्मोफाइल्स है। ये थर्मोफाइल्स हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, जो कि यूनिसेलुलर इन नेचर होते हैं, मतलब ये एक ही सेल से बने होते हैं। फिर हमारे साइंटिस्ट थे फ्रॉम बीरबल साहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस, लखनऊ। इन्होंने क्या किया, इन हॉट स्प्रिंग्स को स्टडी किया। हॉट स्प्रिंग को स्टडी करने के बाद इनको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। इन्होंने पाया कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट। कैल्शियम कार्बोनेट जो डिपॉजिट इन्होंने पाया, इन्होंने सोचा कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये डिपॉजिट्स क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हार्मफुल रेडिएशन, एक्सट्रीम कंडीशंस और पहला प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी इन्होंने हेल्प करने में, मतलब बनाने में हेल्प किया होगा, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन आज के, मतलब आज हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो डिपॉजिट है, कैल्शियम कार्बोनेट इन्होंने जो पाया, वो पहले अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो हार्मफुल रेडिएशन से उनको बचाता था, एक्सट्रीम कंडीशन से बचाता था, और शायद इसने हेल्प किया होगा फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जो कि हम आज सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ए बैरियर दैट डिफाइंस ए सेल। हम यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये पिक्चर है सेल का। यहाँ पर बहुत सारे, ये जो आप बाहर वाला लेयर देख रहे हैं ना, ये वाला लेयर, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, फिर ये ईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये गोल्गी है, साइटोप्लाज्म है। ये सब कह के मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। ये तो एक एनिमल सेल है, प्लांट सेल में एक सेल वॉल और होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। लेकिन हम आगे इसे पढ़ने वाले हैं बहुत ही इजी और सिंपल वे में। फिर all living organisms are made up of cells. The cell represents the basic level of life
which exist. मतलब हमारे सारे जो ऑर्गेनिजम्स आप देखते हैं लिविंग वाले, वो सारे के सारे सेल्स से बने हुए हैं। सेल से बने हुए हैं और बेसिक लेवल, इसका मतलब हम क्या समझते हैं? मतलब जैसे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं आपका घर। आप जिस घर में रह रहे हैं, वो घर क्या मतलब टोटल घर, मतलब आपका घर पूरा घर बन गया एक साथ में? नहीं। पहले वो वहां पर जो ईंट है, ईंटों ईंटों को रख 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 के दीवार बनी, दीवार से चारों ओर दीवार बनी, फिर रूम का डिजाइन हुआ, फिर छत पड़ी, उसके बाद हमारा घर बना। वैसे ही यहाँ पर ईंट जो है, वो सबसे सबसे मतलब बेसिक वाला चीज है जो कि आपके घर के लिए चाहिए। वैसे ही हमारे सेल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल जो है ईट का काम करते हैं। ये जो है सम ऑर्गेनिजम्स, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट, जो कि वन सेल से बने हैं, यूनिसेलर, मतलब एक ही सेल से हमारे बैक्टीरिया और ईस्ट बने हुए हैं। लेकिन अदर जैसे कि प्लांट, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, हम सब, मतलब आप जितने ही बड़े बड़ी चीजें देख रहे हैं, बड़े बड़े ना होकर भी जो भी मतलब यूनिसेलर नहीं है, वो मल्टी सेलर है, मतलब मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। और यही ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस फॉर्म टिश्यूज। हमारा जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है, बहुत सारे सेल्स को लेके मैंने आपको कहा था ना, एक रूम बनता है, एक रूम बनने के बाद बहुत सारे रूम्स को लेकर एक मतलब टोटल फ्लोर बनता है, फ्लोर के बाद छत पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स को लेके, जो कि सिमिलर फंक्शंस करते हैं, उनको लेके टिश्यू बना। फिर टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू जो कि सिमिलर टाइप के हैं, उनको लेके ऑर्गन बना। ऑर्गन बनने के बाद ऑर्गन्स को लेके ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम को लेने के बाद, सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मिलाने के बाद एक ऑर्गेनिज्म बना। फिर डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन। सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर to form organ system such as nasal pores, nasal cavity, trachea and lungs form the respiratory system. हम अगर लेंगे तो किडनी भी ले सकते हैं। किडनी में हमारे बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, और हमारा एक डक्ट है, वो सारे मिलकर हमारा यूरिनरी सिस्टम बनाता है। वैसे ही नाजल पोर्स, नाजल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, वो सारे हमारे मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। Even when the cells are organized into tissues, organs, and organ system, the cell remains the fundamental unit of the structure and function in all living organisms. So इससे हमको सेल का डेफिनेशन मिलता है। सेल इज द बेसिक, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमको मतलब सोचने पर मजबूर करता है कि इतने ज्यादा छोटे छोटे सेल्स इतने मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज कैसे कर सकते हैं, और व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल। मतलब हमारे सेल के अंदर क्या क्या है। हमारा सेल अपने आप से मतलब अब एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करता है। हम सब ये क्वेश्चंस का आंसर इस चैप्टर्स में देखेंगे। फिर हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टडी सेल्स। What do we call the ability of the human eye to see two very close objects as separate and distinct? Imagine two dots drawn on a piece of paper. As the dots are moved closer, there comes a point at which they can no longer be seen as separate. When viewed from about 25 cm, the near point of human eye, the 2 points separated by about 0.1 mm can be seen as distinct. Otherwise, they appear as a single point. This is called the limit of resolution of the human eye, which is 0.1 mm. ये पूरा पैराग्राफ हमें क्या कहना चाहता है? ये पैराग्राफ हमें कह रहा है कि अगर हम दो डॉट्स, डिस्टिंक्ट डॉट्स को लेंगे, जिनके बीच का मतलब डिस्टेंस होगा 0.1 mm, ठीक है, और ये हमारे आई से, हम ये जो दोनों डॉट है ना, हम इसे हमारे आई से 25 cm का डिस्टेंस रखेंगे, जो कि हमारे आई का क्या होता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है। तो ये जो 25 cm से मतलब दूर अगर रखेंगे हम दो डॉट्स को, जो कि 0.1 mm अपार्ट है, तो हम दोनों डॉट्स को अलग अलग देख सकते हैं। अगर ये मतलब आई से मतलब आंखों से
बस थोड़ा पास और आ जाएगा, मतलब 25 cm से बस थोड़ा और पास आ जाएगा, तो ये डॉट्स दोनों हमको डिस्टिंक्ट नहीं दिखेंगे, मतलब अलग अलग नहीं दिखेंगे, ये दोनों डॉट्स हमको एक होते हुए दिखेंगे। मतलब दो डॉट्स हमें अलग अलग दिख रहे हैं अभी 25 cm की दूरी से, जो कि 0.1 mm दूर में है डॉट्स अपने आप से। अगर हम पास ले आएंगे तो ये दोनों डॉट्स एक साथ हमारे आंख में एक डॉट की तरह दिखेंगे। इसे ही कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और आप सभी अभी सोच रहे होंगे, ये जो हमने अभी पढ़ा इसका रिलेशन क्या है सेल्स के साथ। क्या होता है, सेल्स बहुत ही एक छोटा मतलब चीज होता है, बहुत ही बहुत छोटा, मतलब आप जितना मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना छोटा। एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। हमारा हाथ अभी आप देख रहे हैं, हाथ या फिर बॉडी का कुछ भी पार्ट देख लीजिए, हमारे हाथ सेल से बने हुए हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ हाथ का। हाथ हमारे सेल से बने हुए हैं, ओके। तो सेल से बने हुए हैं, हमको सेल्स तो आंखों से दिख ही नहीं रहे, लेकिन क्या हम कह सकते हैं सेल्स नहीं है? सेल्स तो बिल्कुल है, लेकिन हम आंखों से नहीं देख पा रहे। तो ये मतलब एक प्रॉब्लम बन गया कि हमको पता है सेल्स है, लेकिन हम सेल्स को देख नहीं पा रहे हैं। तो सेल्स को पढ़ने की, सेल्स तो पढ़ना दूर की बात, सेल्स का हम ऑर्गेनल्स क्या है, मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, ये सारे सेल के अंदर है, वो भी तो नहीं देख सकते। तो बायोलॉजिस्ट ने बहुत एक प्रॉब्लम सिचुएशन फेस किया कि हम सेल्स को कैसे पढ़ें। इसी पैराग्राफ का मीनिंग है हाउ टू स्टडी सेल्स। तो बायोलॉजिस्ट में हमारे एक थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कि साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग लगाया। मतलब उन्होंने सोचा हम मैं क्या कर सकता हूँ जो कि मुझे सेल बड़ा होता हुआ देखेगा। उन्होंने क्या किया, एक नॉर्मल मतलब कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का कॉम्बिनेशन लिया। कॉम्बिनेशन लेने के बाद उसे एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस की तरह यूज करके वो छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर दिया। यहाँ पर वही लिखा है, रॉबर्ट हुक was the first person to observe a cell in 1665 using a self-designed microscope। मतलब उन्होंने खुद का अपना एक माइक्रोस्कोप बना डाला जो कि 200 to 300x मैग्निफिकेशन देता है। ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिकेशन है। आपको देख के लगता होगा कि ये कुछ मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब वो कैसे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप अगर रिलेट करेंगे क्या, हमारे जो होता है लेबोरेटरी में, मतलब स्कूल के लैब में आपने देखा होगा ये वाला माइक्रोस्कोप रखा हुआ है। इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये वाला जो माइक्रोस्कोप है, ये वाला लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब मैग्निफिकेशन है 10x या फिर 40x, जो कि हमको छोटे छोटे सेल्स को देखने के लिए बहुत हेल्प करता है। फिर हमारा सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप नहीं, हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। हम अगर देखेंगे तो ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है, ये हमें सेल्स को देखने के लिए हेल्प करता है। मतलब जो भी सेल्स हो, हम आउटर मतलब लेयर देख सकते हैं, मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, गोल है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, हम ये देख सकते हैं। लेकिन सेल के डिटेल्स को नहीं देख सकते। सेल के डिटेल्स को देखने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही वो चीज है जिससे हम सेल के ऑर्गेनेल्स को बहुत ही डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में देख सकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सब कैसे, मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनको मतलब इनका फंक्शंस क्या है, हम ये सब स्टडी कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। फिर हमको एक एक्टिविटी दिया है। क्या एक्टिविटी है? हमको एस्टिमेट करना है एक साइज ऑफ द सेल। मतलब हमको एक सेल दिया है, उसका हमको साइज एस्टिमेट करना है, कितना साइज का हो सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल और इजी एक्सपेरिमेंट है, आपको स्कूल में आपके टीचर्स कराएंगे शायद। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट रूलर है। आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट रूलर है जिसके ऊपर मिलीमीटर का मतलब मार्किंग्स है। आपने देखा होगा ये 30 cm का नॉर्मल स्केल, इसमें मिलीमीटर्स भी होते हैं, मिलीमीटर्स का मार्किंग। हमको ऐसा ही एक ट्रांसपेरेंट रूलर लेना है जो कि लाइट हमारा पास कर सकता है। ट्रांसपेरेंट रूलर किस लिए लेते हैं? क्योंकि हमारा यहाँ पर जो होता है, हम इस ट्रांसपेरेंट रूलर को यहाँ पर रखेंगे, स्टेज के ऊपर रखेंगे, और स्टेज को हम देखने के लिए हमारा लाइट का बीम यहाँ आता है,
मिरर पर गिरता है। मिरर गिरने के बाद ये यहाँ पर जाता है। यहाँ पर जाने पर यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, स्केल अगर रखेंगे, तो वो स्केल को पास करके लाइट का बीम जाएगा यहाँ पर, और आई पीस से हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा आई होता है, यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, आपको पता चला क्यों हमने ट्रांसपेरेंट रूलर लिया। फिर हमको ये जो रूलर है उस स्टेज के ऊपर प्लेस करना है। कहाँ पर? यहाँ पर स्टेज के ऊपर प्लेस करना है। स्टेज के ऊपर प्लेस करने के बाद हमको ये जो एडजस्टमेंट नॉब है उससे हमको फोकस क्लियर करना है। मतलब आपने देखा होगा कैमरा में मैं अगर इस चीज को रखता हूँ तो ये फोकस करता है, वैसे ही हमारे इस लाइट माइक्रोस्कोप में भी ये जो एडजस्टमेंट नॉब है इसको हम घुमाते हैं, अगर घुमाने पर वो फोकस करता है, वो क्लियर हो जाता है ऑब्जेक्ट। फिर हमको उसका डायमीटर देखना है। क्या करना है? डायमीटर देखना है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो गोल ही है, आईपीस भी गोल ही है, तो हमको एक गोल इमेज दिखेगा। गोल इमेज ही दिखेगा ना स्केल का। वो जो गोल इमेज दिखेगा उसका डायमीटर हमको लेना है। उसका डायमीटर हमको मतलब में मेजर करना है। कितना डायमीटर? लेट से हमारा 5 आया डायमीटर, जो हम देख पा रहे हैं अभी वो 5 का है। तो हम क्या करेंगे? 5 का जो है, हम उस डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड को 5 × 1000 माइक्रोमीटर कर देंगे। मतलब वो 5000 माइक्रोमीटर हो जाएगा। आपको यूनिट कन्वर्शन तो पता ही होगा, लेकिन मैं एक मतलब रेफरेंस के लिए आपके लिए कह देता हूँ। आप 1 मीटर तो जानते ही हैं, जो कि है एसआई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। हम जब लेंथ लेते हैं तो 1 मीटर होता है हमारा क्या एसआई यूनिट। आप 1 मिलीमीटर जानते होंगे, 10⁻³ मीटर होता है। -3 मतलब आपको तो पता होगा 1/1000 मीटर। फिर हमारा जो माइक्रोमीटर होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर हमारा 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो मैं ये 1 माइक्रोमीटर को क्या लिख सकता हूँ? 10⁻³ का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 10⁻³ का स्क्वायर, हाँ लिख सकता हूँ। ये 10⁻³ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 मिलीमीटर का होल स्क्वायर मीटर लिख सकता हूँ। उसी तरह उसी कैलकुलेशन से हमको मिलता है क्या? हम जब 5 से 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 5000 माइक्रोमीटर मिलता है। यहाँ पर भी हमारा दिया है जो यूनिट कन्वर्शन है, 1 मिलीमीटर 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। आपको पता चला मतलब क्या मैंने यहाँ पर किया और क्या यहाँ पर हमको दिया है। तो यूनिट कन्वर्जन आपको अगर समझ भी नहीं आया तो आप इसको याद रख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर को हम 1000 माइक्रोमीटर के समान लेते हैं। फिर हमको वो जो रूलर है हमने प्लेस किया था, ये जो स्केल था हमने प्लेस किया था, उसे अभी हटा देना है। हटाकर ऑनियन पिल आप सब जानते हैं, प्याज के छिलके को वहाँ मतलब स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप पर रखना है। स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप मतलब यहाँ पर ऑनियन के छिलके को रखना है। ऑनियन के छिलके को रखने के बाद हम अगर फिर से उस पर फोकस करेंगे जैसे स्केल पर फोकस किया था, हम अभी गिनेंगे हमारा नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू। ये जो डायमीटर है ऑब्जेक्टिव लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर के अलोंग कितने सेल्स है, मतलब ऐसे हमारे बॉक्स वाले सेल्स होंगे, कितने बॉक्स वाले सेल्स एक डायमीटर के अलोंग है, उसे हमें काउंट करना है। उसे काउंट करने के बाद हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर। मतलब आपको एक डायमीटर का मतलब लेंथ पता है माइक्रोमीटर में, डायमीटर का एक लेंथ पता है, और सेल्स का जो बॉक्सेस है उसका भी लेंथ पता है। तो एक बॉक्स का कितना लेंथ होगा? लेटस से 25 सेल्स हमारे क्या 25 सेल हमारे थे डायमीटर के अलोंग। अगर 25 सेल थे डायमीटर के अलोंग, ये हम लेते हैं डायमीटर, और ये 25 सेल्स हैं डायमीटर के अलोंग। ठीक है, ये लग लग कर है, मतलब चिपक चिपक कर है। मैंने यहाँ पर स्पेस थोड़ा दिखाया है, लेकिन ये चिपक कर है। आपके समझने के लिए मैंने स्पेस दिया है। ये चिपक के हैं, तो इन सभी को मिलाकर हमारा कितना होगा?
डायमीटर होगा, जो कि माइक्रोमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया था, 5000 माइक्रोमीटर। ठीक है, 5000 माइक्रोमीटर्स में 25 सेल लग करे, तो एक सेल का कितना होगा? 5000 बाई 25, सिंपल, एंड इट विल गिव अस 200 माइक्रोमीटर। तो हमने सेल का साइज एस्टिमेट कर लिया इसी नॉर्मल फॉर्मूला से। ये बहुत ही इजी पार्ट था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की थी वो यहाँ पर लिखा है, अपार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट ऑल्सो यूज पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट रिवील द एक्चुअल मीन्स फाइन डिटेल्स ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। मैंने आपको कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को मतलब फाइन डिटेल्स में जो हमको छोटा छोटा डिटेल्स है वो दिखता है। यहाँ पर क्या होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होता है इंस्टेड ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस हाईली मैग्निफाइड इमेजेस। हम लाइट माइक्रोस्कोप का नाम लाइट माइक्रोस्कोप क्यों है? क्योंकि वो जो लाइट फॉल होता है, मतलब ये स्टेज पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि लाइट जो फॉल होता है ये जाता है यहाँ पर, तभी हमें सेल दिखता है। इसीलिए हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, और इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं क्योंकि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है। फिर if the estimated size of an onion peel is 200 micrometer, how much does a light microscope magnify this cell? हमारा एस्टिमेटेड साइज अगर होगा 200 माइक्रोमीटर, तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना किया है लाइट माइक्रोस्कोप ने? हमारा, लेट्स कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप का 10x है। 10x होता है, 40x भी होता है, वो डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के हिसाब से। ये मैग्नीफाइंग पावर 10x का है, मतलब टोटल मैग्निफिकेशन देगा 100x का। अगर आईपीस मैं लेता हूँ यहाँ पर एग्जांपल, अगर हम आई पीस और आई पीस जो होता है, आई पीस को हम 10x का लेंगे, और किसको, हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस का हम 10x लेंगे, तो टोटल मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्निफिकेशन, वो 100x होगा। अगर मैं यहाँ पर आई पीस को 40x लेता हूँ और ऑब्जेक्टिव लेंस को 40x लेता हूँ, तो हमारा टोटल हो जाएगा 40 × 40, 1600x। तो आपको पता चल रहा है ये क्या हो रहा है? दिस मीन्स दैट ए सेल विथ एन एस्टिमेटेड साइज ऑफ 200 माइक्रोमीटर विल अपीयर 100 टाइम्स लार्जर। जितना एक्स होगा उतना टाइम्स लार्जर दिखा है। आपने फोन के कैमरा में भी देखा है, हम जब फोटो क्लिक करते हैं तो 1x पर नॉर्मल वाला दिखाता है। मैं जब 2x करता हूँ, वही सेम विजन थोड़ा जूम हो जाता है। वैसे ही 100x करूंगा तो बहुत बहुत जूम हो जाएगा। वैसे ही thus, a microscope allows us to see very small structures clearly and is also an essential tool for studying the cell structure. And over the years, scientists have improved the microscope. वो रॉबर्ट ब्राउन ने जैसा किया था वैसा तो अब नहीं हो सकता ना, वो तो बहुत 1665 में किया था। अभी और ज़्यादा मतलब उसमें मॉडिफिकेशंस आ गए, बहुत सारे फीचर्स आ गए, जिसमें से 3 मेन फीचर्स हैं। क्या क्या? रिजोल्यूशन है, जो कि क्लैरिटी को दिखाता है। क्लैरिटी, कॉन्ट्रास्ट है, जो कि डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन है। आपको मैंने रेजोल्यूशन मतलब वो जो एडजस्टमेंट नॉब है, मतलब आपको जो क्लियरली दिखाता है, फोकस से बाहर नहीं जाता है, मतलब क्लियरली दिखता है, वो रिजोल्यूशन होता है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? लाइट मतलब पूरा काला काला नहीं दिखता है, मतलब पूरा क्लीन दिखता है, वो वाला कॉन्ट्रास्ट होता है, ब्राइटनेस का डिफरेंस। और मैग्निफिकेशन आपको मैंने अभी कहा। These improvements have turned microscope into a powerful tool for studying cells. तो हमने कैसे मतलब सेल स्टडी किया माइक्रोस्कोप को, और ये सब जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो मतलब माइक्रोस्कोप को एक पावरफुल टूल कर देते हैं सेल्स को पढ़ने के लिए। तो इस मतलब टॉपिक से हमको ये वाला लेना है कि रॉबर्ट ब्राउन ऐसे फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। अपने घर पर ही किया था, तो आप भी कर सकते हैं, कुछ आइडियाज लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लोअर सरफेस ऑफ द कोलकाशिया लीफ दिया है। कोलकाशिया लीफ, ये आपने पत्ते देखे होंगे, ये वाले पत्ते, ये है कोलकाशिया। ये कोलकाशिया लीव्स का एक इमेज है। ये कोलकाशिया लीव्स का ये एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब एक पत्ता लिया उन्होंने, छोटा पार्ट लिया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से करने पर देख सकते हैं आप, ये बहुत ही मतलब डिटेल्स आपको दिखा रहा है, बहुत डिटेल्स है, 0.05 mm का। फिर हम जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल।
हमने यहाँ पर लर्न किया क्या, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गन्स एंड कलेक्टिवली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. For this cells to perform means functions as a unit, they must be able to interact with one another and with their surroundings. मतलब हमको सेल्स हमको समझ आ गया कि सेल्स तो काम करते हैं कैसे. सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं जो कि सिमिलर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं. बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. पर हमारा जो होता है सेल्स, सेल्स को ये जो फंक्शन करने के लिए यूनिट के हिसाब से, एक टिश्यू के हिसाब से उनको इंटरेक्ट कर पाना चाहिए ना. मतलब अगर एक टीम होगी हमारी, एक क्लास में एक टीम है, उनको एक काम दिया गया, अगर वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वो काम वो मतलब सेटिस्फैक्टरली पूरा नहीं कर पाएंगे. एक टीम वर्क होता है और सिंगल वर्क होता है. अगर सिंगल वर्क करते हैं वो, तो वो नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें इंटरेक्ट करना पड़ेगा. इंटरेक्ट कैसे करते हैं, मतलब हमारे खुद से, और कैसे इंटरेक्ट करते हैं विद their सराउंडिंग्स. These interactions occurs at the cell boundary where substances move between the cells and their internal environment and their external environment. Even single celled organism exchange materials. मतलब जो सिंगल सेल हमने पहले पढ़े थे एग्जाम्पल, जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट. बैक्टीरिया और ईस्ट, बैक्टीरिया और ईस्ट को भी एक्सचेंज करने पड़ते हैं मटेरियल्स आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ और आउटसाइड सेल्स के साथ, ताकि वो फंक्शन कर पाए. तो हम इसी, मतलब जो आउटर होता है हमारा क्या, आउटर बाउंड्री, सेल बाउंड्री, वही देखेंगे. एनिमल सेल में हमारा सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल क्यों लिखा है. यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सारे सेल्स में होता है, लगभग सारे सेल्स में, बस एक दो सेल्स को छोड़कर. उस सेल्स के बारे में आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है. लेकिन आप जान सकते हैं सेल मेम्ब्रेन हमारे कुछ स्पेशल टाइप के प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप, सम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है. बाकी सभी में, मतलब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो भी है, सभी सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है. और सेल मेम्ब्रेन एक थिन बाउंड्री होता है जो कि सराउंड करता है सेल को और प्रोटेक्ट करता है उसके कंटेंट्स को. हम सेल मेम्ब्रेन को एक तरह के बलून की तरह देख सकते हैं. बलून ऐसा होता है. बलून जो होता है वो अपना कंटेंट्स रखता है, एयर रखता है. ठीक है, एयर रखता है, और ये एक स्मॉल लेयर होता है, बहुत थिन लेयर होता है. वैसे ही सेल मेम्ब्रेन है. इसे हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, और इसे हम इनसाइड कंटेंट्स कह सकते हैं. ठीक है. इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ ए सेल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हम सेल मेम्ब्रेन को और एक नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. फिर द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल. इस सिलेक्टिवली परमेबल वर्ड का मीनिंग क्या है. सिलेक्टिवली परमेबल वर्ड का मीनिंग है कि ये कुछ ही सब्सटेंस को, मतलब स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही अंदर जाने देता है, और अलग सब्सटेंसेस जो आते हैं उनको ब्लॉक कर देता है. इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से देख सकते हैं. हमारे स्कूल में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, मतलब एंट्रेंस पर. एंट्रेंस पर आप जब जाते हैं तो आपका आईडी कार्ड वो देखता है और आपको एंट्री देता है. लेकिन अगर बाहर से कोई बच्चा आएगा, मतलब और एक स्कूल से, या फिर कोई नया बच्चा आएगा जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है, क्या उसको भी वो एंट्री दे देगा? नहीं, उसको एंट्री नहीं देगा वो. तो इसे ही कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. मतलब यहाँ पर हमें लिखा है which means it allows some substance to pass through it while blocking the others. मतलब कुछ सब्सटेंस को पास करने देता है और बाकी सबको ब्लॉक कर लेता है. You have learnt how oxygen and carbon dioxide move across the membranes of alveoli in the lungs. हमारे लंग्स में आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा तो मैं कह देता हूँ थोड़ा. लंग्स में जो होता है हमारा साइट ऑफ एक्सचेंज होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का. हमारा लंग्स आपको पता है, जब आप ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन और सभी अंदर जाता है, और जो ब्लड आता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड खींच के ऑक्सीजन देके उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड करके वो फिर से भेज देता है. यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है अल्वियोली में, जहाँ पर एक्सचेंज होता है, वो सिलेक्टिवली परमेएबल है. वो सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है.
ये है इसका मतलब, इसका जो मीनिंग है इस पैराग्राफ का, वो यही है। फिर हमारा एक एक्टिविटी दिया है जो कि लेटस एक्सपेरिमेंट का है। आप ये भी देख सकते हैं अपने टीचर्स को कह के, ये बहुत छोटे छोटे ही एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। बड़ा मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन आपको पहले अगर सुन रहे हैं तो बड़ा लग सकता है। विद द हेल्प ऑफ ए किचन नाइफ, यहाँ पर किया क्या है, इन्होंने दो मतलब आप एक पोटैटो लीजिए, आलू, आलू लीजिए, उसे काट लीजिए। ये एक आलू मैंने लिया, इसे काट दिया, दो हाफ, इक्वल हाफ में काटना है। ठीक है। इक्वल हाफ में काटने के बाद आप एक बीकर ए लीजिए, एक बीकर बी लीजिए। बीकर आपको पता है, कंटेनर जिसमें वाटर रखा होगा। आपने वाटर ऐड कर दिया। आप पहले इन दोनों को बीकर में डालने से पहले इन दोनों का वेट ले लीजिएगा। मतलब मैंने एक आलू लिया, उसे हाफ में काटा और दोनों को वेट कर लिया। वेट करने के बाद मैंने एक बीकर में डाला और एक बीकर में डाला। इस जो बीकर ए में हमने क्या किया, प्लेन वाटर डाल दिया। ये वाला जो ए वाला बीकर है, हमने इसमें प्लेन वाटर डाल दिया। ठीक है, मतलब नॉर्मल पानी डाल दिया। लेकिन बीकर बी में हमने क्या किया, 20% शुगर या फिर सॉल्ट, मैं सॉल्ट ले लेता हूँ, आपको इजी होगा समझने में। 20% हमने सॉल्ट डाल लिया। इस पानी तो है, लेकिन 20% उसमें सॉल्ट है। आपने उसे छोड़ दिया, 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो आप क्या नोटिस करेंगे अभी, मतलब अभी क्या हुआ होगा, आपका कुछ ऑब्जर्वेशन होगा। क्या होता है, हमारा जो बीकर ए में जो पोटैटो हमने रखा था वो फूल जाता है, वो फूल जाता है। और बीकर बी में जो रखा था वो वाला श्रिंक होता था। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, वो हमको एक कॉन्सेप्ट से समझना है। ये वाला एक्सपेरिमेंट था, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो है व्हाट डू यू इन्फर। व्हाट डू इन्फर मतलब आपने इस एक्सपेरिमेंट से जाना क्या। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन देयर वेट। एक का वेट बढ़ गया, जिसका मोटा हो गया, जो स्वेल हो गया, फूल गया, उसका वेट बढ़ गया। जो श्रिंक हो गया उसका वेट घट गया। ऐसा क्यों हुआ एक्चुअल में। वेट ऑफ द पोटैटो piece in beaker A has increased while the weight of the potato piece in beaker B has decreased. This happens because the cell membrane allows the water to move in and out of the cell, but not the sugar or salt molecules. Water moves from an area with more water and less solute dilute solution to an area with less water and more solute concentrated solution until the concentration in the two areas become equal. मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लाया है, आप देख सकते हैं। ये वाला जो है, ये वाला हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक मतलब, पहले नॉर्मल आप ऑस्मोसिस को समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन से, अगर हमारा पानी हमने रखा है जिसमें कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, सॉल्यूट है। तो यहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से पानी जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को। ऐसा क्यों होता है, जहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है वहाँ जो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट रखता है उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। ये हमारा जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, वहां से पानी जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को, जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सिलेक्टिवली परमेबल वर्ड यहाँ पर क्यों आया, सिलेक्टिवली परमेबल इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होता है वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है मूव करने के लिए। सॉल्ट और वो जो सारे डिफरेंट सॉल्यूट हैं उनको मूव करने के लिए मना कर देता है। इसीलिए हमारा स्पेशल सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन आता है। फिर हमारा, यू हैव लर्नड इन एक्टिविटी 7.8 डाइंग स्प्रेडिंग इन वाटर, 7.9 फ्रेग्रेंस स्प्रेडिंग इन एयर इन ग्रेड 8। आपने ये वाला 8 क्लास में थोड़ा पढ़ा होगा कि मैटर इंटरमिक्स हो जाते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स हम डालते हैं अंदर, जो भी हम सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं वो इंटरमिक्स हो जाता है। इंटरमिक्स होने के कारण एक डिफरेंस इन देयर कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, जो हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट।
फिर हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो आपको पता ही है। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो जाता है विदाउट ए मेम्ब्रेन, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। आप डिफ्यूजन का एक एग्जांपल ले सकते हैं, परफ्यूम। आप अगर परफ्यूम डालेंगे एक बंद कमरे में, आप एक जगह पर डालेंगे लेकिन वो फैल जाएगा सारे रूम में, वैसे ही उसे ही डिफ्यूजन कहते हैं। फिर ऑस्मोसिस होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर। डिफ्यूजन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, उसमें ऑस्मोसिस जाता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर को हम ऑस्मोसिस कहते हैं थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इन प्लांट्स वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स रूट सेल्स बाय दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। हम जब प्लांट देते हैं, मतलब प्लांट रखते हैं, उसमें हम जब पानी डालते हैं, वो जो पानी डालते हैं वो प्लांट लेता है कैसे? वो क्या हमारी तरह स्ट्रॉ से लेता है? नहीं, वो एक ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। फिर अब हम देखेंगे व्हाट इफ सेक्शन। ये व्हाट इफ सेक्शन बहुत ही मज़ेदार है, आपने ये नॉर्मल मतलब डे टू डे कंडीशंस में देखा होगा। मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। सॉल्यूट, ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, हमारा तीन टाइप का सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है? हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम जितना होता है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर मीडियम उतना होता है। म- अगर ये हम मैंने देखे यहाँ पर लाया है एक एग्जांपल, एक फिगर है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये सेल है। सेल के अंदर जितना सॉल्यूट होता है, मतलब जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उतना ही सॉल्यूट पार्टिकल्स बाहर में होते हैं। मतलब ये जो वाटर में जितना सॉल्यूट पार्टिकल्स है, जो दाने होते हैं, उतना सेम ही इस सेल के अंदर भी है। तो आपको क्या लगता है, अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स अंदर भी सेम है बाहर भी सेम है, तो वाटर मूव करेगा? वाटर मूव नहीं करेगा। मतलब करेगा, लेकिन जितना वाटर मूव करेगा अंदर, उतना ही वाटर मूव करेगा बाहर। तो सेल का साइज सेम ही रहेगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नो नेट लॉस और गेन इन द वेट। फिर हमारा आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा है सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर मीडियम। आपको ये वाला मतलब टर्म कंफ्यूज कर रहा होगा, क्या एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, इंट्रा सेलुलर क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है आउटसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल, हमारा आउटसाइड द सेल जितना भी जो भी है, मगर अगर एक मैं सेल लेता हूँ, ये वाला अगर सेल है, तो आउटसाइड द सेल जो भी लिक्विड या फिर कुछ भी जो भी है, उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम कहते हैं। और इंट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर। आपको समझ आया? फिर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाइपोटोनिक में अभी क्या है? आइसोटोनिक में हमने देखा कि दोनों सेम है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी सेम है, इंटरसेलुलर भी सेम है। और अभी हम देखने वाले हैं हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक में क्या होता है? सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज लेस देन सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर मीडियम। सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम का है, मतलब बाहर जो है, वो कम है, अंदर ज्यादा है। अगर अंदर में देखूं इस सेल के, तो इस सेल का मतलब ज्यादा है। ज्यादा है इसीलिए आपको क्या लगता है वाटर कहाँ पर जाएगा? बाहर कम है। आलू हमने रखा था जो बीकर ए में, वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन था। हाइपोटोनिक मतलब आलू फूल गया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितना सॉल्यूट था बाहर उससे कम था, इसीलिए अंदर पानी चला आया, पानी अंदर कम था। ठीक है, इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इससे क्या होता है? नेट वाटर गेन, सेल स्वेल्स, हमारा जो सेल है फूल जाता है। फिर हमारा एक आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है। हाइपोटोनिक में हमारा क्या हुआ? बाहर वाला कम था, अंदर वाला ज्यादा था सॉल्यूट कंसंट्रेशन। हाइपरटोनिक में बाहर वाला ज्यादा होता है सॉल्ट कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और अंदर वाला कम होता है। अगर अंदर पानी ज्यादा है और बाहर पानी कम है, तो क्या होगा? अंदर से पानी बाहर चला जाएगा और ये सेल जो होगा सिकुड़ जाएगा। ये नेट वाटर लॉस हो जाता है, सेल छोटा हो जाता है। आपने इसे तो देखा ही होगा, ये वाले जो बीन्स होते हैं, ये वाले बीन्स अगर हम पानी में डाल देते हैं तो ये फूल कर एक टाइप का, मतलब ये हो जाते हैं कि नहीं, ये फूल कर ये बन जाते हैं। यही हमारा
ये भी और एक एग्जांपल है हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक का हमारे बॉडी के अंदर। फिर स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, वो बहुत ही मतलब पतला होता है, 7 to 10 नैनोमीटर। आपको कितना पतला होगा, आपको एक आइडिया देने के लिए, एक नैनोमीटर होता है जो, आपने एक मीटर देखा है, एक मीटर का 10⁻³ मतलब हमारा एक मिलीमीटर जो होता है 10⁻³ मीटर होता है। एक नैनोमीटर होता है 10⁻৯ मीटर। मतलब आप समझ सकते हैं कितना छोटा होगा वो। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, जो कि फैट्स और प्रोटीन। लिपिड्स और फैट्स सेम ही होते हैं, लेकिन आपको लिपिड्स लिखना है। लिपिड्स एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। इसे हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। इसे हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये जो होता है हमारा, हम जब देखते हैं मतलब मॉलिक्यूल्स जब अरेंज होते हैं, वो एक टाइल्स की तरह अरेंज होते हैं। हमारा टाइल्स का एक स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही टाइल्स की तरह अरेंज होते हैं वो जो मॉलिक्यूल्स। इसे हम मोजाइक कहते हैं। यहाँ पर लिखा है सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन मोजाइक, इट इज कॉल्ड द मोजाइक मॉडल। फिर द मेम्ब्रेन हैज ए लिपिड बाइलर। ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक, ये वाला एक और ये वाला एक, दो लिपिड के लेयर है, इसे लिपिड बाइलेयर हम कहते हैं इसलिए। ठीक है। हैविंग स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स मतलब यहाँ पर जो है प्रोटीन, ये सारे, विथ वाटर अट्रैक्टिंग हेड आउटवर्ड्स एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स इनवर्ड्स। हम हमारा जो होता है ये वाला, ये जो गोल गोल आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी हाईलाइट करके, वो होता है वाटर अट्रैक्टिंग। वाटर अट्रैक्टिंग मतलब वाटर हमारे इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर टच करेगा तो कुछ नहीं होगा। आपने देखा ही होगा। वाटर अट्रैक्टिंग हमारा बॉडी क्या है, मैं अगर एग्जांपल लूँ हमारा बॉडी का, आपके लिए एक एक्सरसाइज आप ले लीजिए होमवर्क की तरह। हमारा बॉडी वाटर रिपेलिंग है या फिर वाटर अट्रैक्टिंग है? आप देख के मुझे कहना। ये वाला जो अंदर है, ये वाला हमारा वाटर रिपेलिंग है, मतलब वाटर हमारे अंदर नहीं जा सकता। ठीक है। और प्रोटीन्स भी एम्बेडेड है, मतलब यहाँ पर जो प्रोटीन्स है ये वाले एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब अंदर घुसे हुए। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप, रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन एंड हेंस इट इज फ्लूइड। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मतलब हम मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाले, यहाँ ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, तो हम उसे फ्लूइड की तरह देखते हैं। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर्स इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू। हमने जो सिलेक्टिवली परमिएबल पढ़ा था ना, वही है ये। मतलब प्रोटीन्स की वजह से हमारा जो ये लिपिड बाइलेयर है वो सिलेक्टिवली परमिएबल हो सकता है। सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है। फिर all living cells communicate with their surroundings and their neighboring cells through the cell membrane। हमारा सेल मेम्ब्रेन से ही सारे लिविंग सेल्स अपने सराउंडिंग से और अपने नेबरिंग सेल्स से बात कर सकते हैं। However, cells of plants, fungi, bacteria have an additional layer around the cell membrane which is called the cell wall। हमारा जो प्लांट होता है, मैंने आपको कहा था ना, प्लांट में एक और मतलब ज़्यादा बड़ा लेयर है जिसका नाम है सेल वॉल। और फंगी में भी वही होता है, बैक्टीरिया में भी वही होता है। व्हाट डू यू थिंक इज द नेसेसिटी ऑफ द सेल वॉल इन दिस सेल्स? आपको क्या लगता है इन सेल वॉल्स में, मतलब ये जो सेल वॉल है हमारा प्लांट के ऊपर, फंगी के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, इसका नेसेसिटी क्या होगा? आप थोड़ा सोच के मुझे बताना। लेकिन हम आगे भी ये डिस्कस ही करने वाले हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। ये और एक एक्टिविटी है हमारा, प्रिपेयर टेम्पोररी स्लाइड्स ऑफ ए थिन पील ऑफ ऑनियन लीफ और रोइयो, जो कि होता है क्रेडल लिली। हम मैंने रोइयो प्लांट का एक पिक्चर लाया है। आप आपने ये प्लांट तो मतलब देखा ही होगा। ये कॉमन वाला प्लांट है आपके मतलब बगीचे में, या फिर ये शो प्लांट होता है एक, रोइयो लीफ। माउंट इट विथ सैफरनिन यूजिंग कवर स्लिप टू ऑब्जर्व द प्लांट सेल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। यहाँ पर जो सैफरनिन है ना, वो एक तरह का डाई होता है। डाई आपको पता है, जिससे हम कलर करते हैं।
ये एक डाई होता है। हम ओनियन का लेंगे, ओनियन का लेते हैं, या फिर रोयो प्लांट का भी ले सकते हैं। ओनियन का लेंगे एक लीफ, उसके बाद उसको सैफरन जो डाई होता है उसमें स्टेन करेंगे, स्टेन मतलब उसको डालेंगे। उसके बाद एक कवर स्लिप को यूज करके हम लाइट माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व करेंगे। फिर सिमिलरली हमको एक टेम्पोररी स्लाइड बनाना है, किसका? चीक सेल्स का। चीक सेल्स मतलब आप इस पेन को सोच सकते हैं, ये कॉटन बर्ड। कॉटन बर्ड को आपको अपने मुंह के अंदर डाल के ये जो चिक्स है ना, इस चीज के अंदर रब करना है। रब करने के बाद आपका जो डीएनए होगा वो आ जाएगा उस कॉटन स्वाब के अंदर। आपको कॉटन स्वाब को एक ग्लास स्लाइड लेके पूरा रब करना है, स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद और एक ग्लास स्लाइड को प्रेस करके उसे रख देना है। एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी ऐड करना है मिथिलिन का, फॉलोड बाय मिथिलिन ब्लू स्टेन, और केयरफुली उसे कवर स्लिप पर प्लेस कर देना है। और अभी ऑब्जर्व करना है बोथ द स्लाइड्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। आपको क्या लगता हो, क्या मतलब डिफरेंस निकला होगा? एक हमने लिया प्लांट से, एक हमने लिया ह्यूमन से। So what do you observe? Onion peel cells or royo leaf peel cells are box-shaped and regularly arranged, whereas cheek cells are irregularly arranged. Why do you think this difference exists? हमारे जो हमने देखा कि रोयो लीफ के जो सेल्स थे, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये वाले बहुत ही स्ट्रक्चर्ड की तरह अरेंज है और एक परफेक्ट पैटर्न में अरेंज है। लेकिन हमारे जो चीक सेल्स हैं वो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, मतलब डिसिप्लिन नहीं है इनमें। ये कुछ इरेगुलरली अरेंज्ड है, मतलब मनगढ़ंत अरेंजमेंट है। तो हमारा डिफरेंस क्या है? इस सेल में हम देख सकते हैं सेल वॉल नहीं है, इसमें सभी में सेल वॉल है। सेल वॉल हमको क्या हेल्प करता है? एक रिजिड स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है। और सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं है, इसके लिए ये एक मनगढ़ंत शेप ले लेता है और अपने डोमेन से मतलब अपनी जगह से हिलता डुलता रहता है। फिर हम अगर देखेंगे टू स्लाइड्स ऑफ रोयो लीफ पील को, हम ह्यूमन चिक सेल्स को फिर से लेंगे और 20% शुगर सॉल्यूशन में डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे? हाफ एन आवर के बाद उसे ऑब्जर्व करेंगे। हाफ एन आवर के बाद ऑब्जर्व करने पर हमको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्लांट सेल्स हैं वो सेम ही है, बट देयर इनर कंटेंट श्रिंक्स। हमारे जो प्लांट सेल्स हैं ये वाले सेम साइज के ही रहेंगे, लेकिन उनका जो अंदर वाला पार्ट है वो सिकुड़ जाएगा। और ये जो एनिमल सेल्स का हम देखेंगे, मतलब चिक सेल्स का, ये पूरा सिकुड़ जाएगा। ये बाहर से अंदर तक पूरा सिकुड़ जाएगा। ये डिफरेंस क्यों? ये सेल वॉल की वजह से डिफरेंस आता है। अब हम सेल वॉल को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लांट सेल का डायग्राम में लाया हूँ। प्लांट सेल में ये तो आप जो अंदर वाला लेयर देख रहे हैं, ये वाला मैं जो लाइन कर रहा हूँ वो वाला है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और ये बाहर वाला मैं अभी जो लाइन कर रहा हूँ वो वाला है सेल वॉल। यही डिफरेंस है हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ठीक है। In general, plants cannot move from place to place, so they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind, rain. Therefore, plant cells have an additional covering outside the cell membrane called a cell wall. हमारी तरह प्लांट्स तो यहाँ तक मूव नहीं कर सकती। ये एक प्लांट है, ये प्लांट को मैंने अभी हाथ में पकड़कर मूव किया, इसीलिए ये मूव किया। अगर ये मैंने वहां पर रख दिया एक जगह पर तो ये वहीं पर रहेगा, ऐसे मूव, ये खुद मूव नहीं कर सकता। तो इसको कुछ प्रोटेक्शन भी चाहिए होगी। विंड रेन, हम तो विंड रेन होने पर मतलब अंदर आ जाएंगे, घर के अंदर आ जाएंगे, या फिर चादर ओढ़ के सो जाएंगे, या फिर अम्ब्रेला यूज कर लेंगे। ये क्या करेगा? इसीलिए इसको भगवान ने दिया है सलवार। सलवार क्या करता है? इनको एक रिजिड शेप प्रोवाइड करता है। रिजिड शेप प्रोवाइड करने की वजह से इनको जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस होता है जैसे कि विंड रेन, ये विथस्टैंड कर सकते हैं, मतलब इनको झेल सकते हैं। The cell wall also helps leaves and flowers remain firm and maintain their shape and help plants stay upright. हम देखते हैं प्लांट्स ऊपर उठते हैं, मतलब सीधे खड़े होते हैं। वो कैसे? वही से सेल वॉल की वजह से। Although the rigid wall cell wall is permeable, ये सेमी परमेबल नहीं, ये परमेबल होता है, मतलब इसके अंदर बहुत बड़े बड़े सब्सटेंस भी आ सकते हैं, सॉल्यूट भी आ सकता है, which means water and some dissolved minerals can pass through it. Along with the selectively permeability of the cell membrane, the permeability of the cell wall helps plant roots absorb water and nutrients from the soil.
हमारा जो प्लांट का रूट होता है उसमें सेल वॉल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है। सेल वॉल देखकर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं और वाटर जो होते हैं सभी अंदर आ जाते हैं, और सेल वॉल के अंदर आने पर भी सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर हमारा वाटर आ जाता है, लेकिन हमारा न्यूट्रिएंट्स बाहर रह जाता है। लेकिन इसी तरह हमारे एक सेल ने, प्लांट के सेल ने न्यूट्रिएंट्स भी ऑब्जर्व कर लिया और वाटर भी ऑब्जर्व कर लिया। When we place a royal leaf or an onion peel in a concentrated sugar solution, the plant cells lose water due to osmosis. हमारा अगर शुगर सॉल्यूशन में रख देंगे तो बाहर का सॉल्यूट ज़्यादा होगा, तो अंदर का पानी ज़्यादा है, अंदर का पानी बाहर जा रहा है और वो सिकुड़ जाएगा। However, the cells do not shrink in size because their rigid cell wall maintains their shape. हमारा जो शेल वॉल हम ले सकते हैं इसे एक जाली की तरह। हम अगर एक मतलब जाली का एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में हम एक बलून को रख देंगे। बलून में पानी है, पानी वाला बलून हम रख देंगे जाली में और उसे बंद कर देंगे। और हम अभी बलून से पानी निकालेंगे, निकालेंगे तो क्या जाली सिकुड़ जाएगा? नहीं सिकुड़ेगा, क्योंकि जाली एक फ्रेमवर्क है। वो हम पानी अगर निकालेंगे भी तो वो अंदर का बलून वो मतलब श्रिंक होगा, बाहर वाला अपना शेप मेंटेन करके रहेगा। वैसे ही सेल वॉल सेम ही करता है यहाँ पर। तो दिस शोज दैट सेल वॉल हेल्प्स प्लांट सेल्स रिमेन फर्म इन देयर ओरिजिनल शेप। फिर हमारा आता है क्या, विदाउट रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप इजीली। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट्स द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द एनिमल बॉडीज। हमारा एनिमल टिश्यूज का जो सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी है वो सेल वॉल नहीं है इसलिए ही आता है। अगर सेल वॉल होता तो हम रिजिड होते ऐसे, मतलब एक ही जगह पर हम प्लांट्स हो जाते। फिर हमारा जो प्लांट सेल वाले वो प्राइमरली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है, आपको एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। आप आलू खाते हैं, आलू में कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट रोटी में है। इट इज फॉर्म्ड बाय मेनी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक टुगेदर। हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ऐसे लिंक करके, ऐसे हमारा लिंक करके ये हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाता है। सेल्यूलोज इन आवर डाइट एक्ट्स एज ए रफेज। सेल्यूलोज हमारे जो डाइट में होता है, मैंने आपको कहा ना रोटी आलू, इसमें सेल्यूलोज होता है। वो हमारे रफेज की तरह काम करता है। रफेज मतलब जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करे, उसे हम रफेज कहते हैं। डाइजेशन में जो हेल्प करे उसे हम रफेज कहते हैं। Some microorganisms like fungi and bacteria also have a cell wall to provide protection and structural support to their cells. हमारे बैक्टीरिया को नॉर्मल आपने देखा होगा, अभी हमारा कोरोना का बैक्टीरिया था, एक कोरोना वायरस था। हमारे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हमको मतलब बीमार कर देते हैं। उन बैक्टीरिया को हम कुछ भी मतलब अगर इंजर कर लें तो वो नहीं काम करेगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक मतलब एंटीडोट होता है जिससे उसका मतलब सेल वॉल टूटता है। सेल वॉल टूटते ही वो मर जाता है। तो इससे हमको सीखने को मिलता है कि बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल है वो उसको हेल्प करता है एंटीबॉडीज से बचने के लिए, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है। फिर यहाँ पर पॉज ऑफ पॉन्डर का क्वेश्चन है, व्हाट आर्ग्यूमेंट वुड यू गिव फॉर द नेसेसिटी फॉर ए सेल वॉल इन प्लांट्स। सेल वॉल हमें प्लांट्स में क्यों चाहिए? ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस वुड यू प्रेडिक्ट फॉर ए प्लांट सेल इफ इट्स सेल वॉल वेयर टू बिकम एज फ्लेक्सिबल एज ए सेल मेम्ब्रेन, और व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कट द पोटैटो पीसेस इन रफली इक्वल साइजेस एंड मेजर देयर इनिशियल वेट। मैंने यहाँ पर एक दे दिया है आंसर की इस तीनों क्वेश्चंस का। आप पहले ये सोचिए, ये हमने कवर कर लिया है, मतलब ये टोटल जो क्वेश्चंस हमने पूछा है ये कवर कर लिया है। ये बहुत ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, आपने अगर चैप्टर को थोड़ा भी पढ़ा है तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। लेकिन मैंने यहाँ पर आंसर की भी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको मतलब प्रॉब्लम होता है तो आप इससे रेफर कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इन्हें देख सकते हैं। फिर सेल का इंटीरियर। सेल का इंटीरियर एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम है। मतलब कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम का मतलब होता है एक ऑफिस में, जैसे हम ऑफिस में हमारे बहुत सारे लोग काम करते हैं। एक चाय लाता है, एक कुछ कंप्यूटर में काम कर रहा होता है, एक झाड़ू मार रहा होता है। ये अगर सब काम नहीं करेंगे तो एक ऑफिस चल नहीं सकता। अगर वो झाड़ू वाला झाड़ू नहीं मारेगा तो ऑफिस गंदा होगा, गंदा होगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो खाना भी नहीं खा पाएंगे। वैसे ही
हमारा एक एक एक्टिविटी सबसे कोऑर्डिनेट होके चलता है। आपने ये पढ़ा ही होगा कि मोस्ट सेल्स आर थ्री बेसिक पार्ट्स, एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन जो कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो ये कह रहा है हमारा एक मेम्ब्रेन होता है, ये वाला जो मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे कह सकते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा एक छोटा सा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जो कि ब्रेन होता है सेल का। फिर in addition to the nucleus, the cytoplasm contains several subcellular components called organelles. न्यूक्लियस तो एक है, उसके साथ और छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से ये पूरा सेल चल पाता है, अपना काम कर पाता है, उसे हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। Along with the other substances present in this, most of which are only visible with an electron microscope. मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से ही हम ये छोटे छोटे ऑर्गेनल्स को देख सकते हैं। सिर्फ अगर सेल देखना होगा तो हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट में जो डायग्राम एक्सप्लेन किया था उसका 3D मॉडल ये सारा है। हम ये आगे पढ़ने वाले हैं इसलिए ज़्यादा मत टेंशन लेना। ये जो है हमारा ए वाला, ये एक बैक्टीरिया सेल है। ये जो है ये वाला हमारा एक प्लांट सेल है। और ये जो है ये एक एनिमल सेल है। Study the given diagrams of plant cell, bacterial cell and animal cell. Observe the different structures and record your observations in table 2.1. ये बहुत ही इजी टास्क है जो बुक ने दिया है। ये बहुत ही अलग अप्रोच है। आपको देख के इनसे इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस यहाँ पर मार्क करना है। कंपैरिजंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। हमारा बैक्टीरियल सेल्स जो होता है यहाँ पर लिखा भी गया है, आपको अगर देखना भी नहीं है तो आप पढ़ भी सकते हैं। क्या होता है बैक्टीरियल सेल में, हमारा ये जो बैक्टीरियल सेल होता है वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रखता है और एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं रखता है। मतलब बैक्टीरियल सेल में जो हमारे होते हैं, ये अगर बैक्टीरियल सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं है। मतलब एक वेल डिफाइंड हम न्यूक्लियस अगर कहेंगे, एक गोल वाला हम जो देखते हैं हमेशा, वो नहीं है। और ऑर्गेनेल्स जो है, मतलब मैंने कहा न्यूक्लियस के अलावा बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, उनके ऑर्गेनेल्स के अंदर मेम्ब्रेन भी नहीं है। मतलब हमारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये छोटे छोटे सेल्स की तरह होते हैं जिसके बाहर भी मेम्ब्रेन होता है, लेकिन हमारे बैक्टीरियल सेल्स में ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। ऑर्गेनल सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन ये नहीं होते हैं। सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, मतलब बहुत ही पुराना न्यूक्लियस। फर्स्ट फर्स्ट हमारा प्रोकैरियोटिक सेल ही आया था। जब सेल बना था तो प्रोकैरियोटिक सेल ही आया था। फिर इन प्रोकैरियोटिक सेल जो मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज होता है ना, वो टेक प्लेस डायरेक्टली इन साइटोप्लाज्म। क्योंकि उनका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता, इसीलिए वो ऐसे, सेल मेम्ब्रेन तो होता है, सेल मेम्ब्रेन में वो ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और उनका जो भी रिएक्शन होता है इसी मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। ठीक है। फिर इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन कॉन्ट्रास्ट द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सच सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब एक वेल डिफाइंड हमारा न्यूक्लियस है कि हम इसे देख के कह सकते हैं ये एक न्यूक्लियस है। लेकिन हम एक यू प्रोकैरियोटिक सेल को अगर देखेंगे तो हम उसका अंदर एक झोल बना होगा, हम उसे देख के नहीं कह सकते कि ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, हम इसे देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है। फिर हमारा आता है ये वाला कंपैरिजन का टेबल। ये एक्चुअल में आपको करना चाहिए, लेकिन मैं बस रेफरेंस के लिए आपके लिए थोड़ा कर लेता हूँ। आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये वाला एक बार कर लीजिए। जो हमने अभी पढ़ा है उसका ही है, इस छोटे पैराग्राफ में क्या क्या है वही है। मैं अभी आंसर करता हूँ, आप थोड़ा पॉज करके करिए, करने की कोशिश तो कीजिए। अ, ये जो सेल स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन, हमारे बैक्टीरियल सेल में सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल हमारे बैक्टीरियल सेल में है, प्लांट सेल में है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। साइटोप्लाज्म हमारे बैक्टीरियल सेल में है, प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, हमारा अभी मैंने क्या कहा था, प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं। बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। प्लांट सेल यूकैरियोटिक है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है।
एनिमल सेल यूकैरियोटिक है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड हमारा क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब प्रिमिटिव वर्ड आता है, तो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में है, इन दोनों में नहीं है। फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं है, किसमें, बैक्टीरियल सेल में, और इस दोनों में है। यहाँ पर एक रेडी टू गो बियॉन्ड है, ये आपको थोड़ा देखना है। वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स आर एसेलुलर। एसेलुलर मतलब इनमें कोई सेल्स नहीं, ये बस इन्फेक्टियस एजेंट्स है जो कि बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस। लाइट माइक्रोस्कोप में भी देखने के लिए बहुत ही छोटे होते हैं। वायरस आर कंपोज्ड ऑफ द सेम सम जेनेटिक मटेरियल विद ए प्रोटीन कोट। Viroids lack the protein coat around it, around its genetic material, while prions are misfolded proteins which lack genetic material. तो ये क्या रहा है, हमारा तीन चीजें हैं। एक वायरस है, वायरस में हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आपको पता है ना, जो होता है हमारा डीएनए या फिर आरएनए। ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें आइदर डीएनए और आरएनए होगा, ठीक है, और उसके मतलब ये में एक प्रोटीन कोट होगा, ठीक है। हमारा जो वायरॉइड्स होता है उसमें हमारा एक प्रोटीन कोट नहीं होता है। मतलब हम वायरस को अगर देखेंगे, जेनेटिक मटेरियल है, उसके पास डीएनए या फिर आरएनए, अगर डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा, अगर आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा, और एक प्रोटीन कोट इस जेनेटिक मटेरियल के कवर करके रखा होगा। वायरस में क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है, डीएनए या फिर आरएनए, ये होगा, लेकिन प्रोटीन कोड जो होता है वो नहीं होगा। और अगर हम देखेंगे प्रायोन्स में, तो प्रायोन्स में हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नहीं होता है, बस एक प्रोटीन कोड होता है जो कि अबनॉर्मली फोल्ड हो जाता है। प्रोटीन कोड अबनॉर्मली फोल्ड होके ये सारे के सारे चीज हमको इन्फेक्शंस देते हैं। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है क्या आपको, बस मतलब इतना ही याद रखना है कि वायरस में हमारा प्रोटीन कोड के साथ जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो कि प्रोटीन कोड के अंदर होता है, आइदर डीएनए या फिर आरएनए, दोनों नहीं हो सकता है। वायरॉइड्स में जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता है, और प्रायोन्स में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, प्रोटीन कोड होता है। फिर हमारा प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। ये डिफरेंस है हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मैंने बार बार बोल दिया है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, यूकैरियोटिक में नहीं होता है। और ये जो डायमीटर है आपको याद रखना है, ये पूछ सकते हैं मतलब एमसीक्यू में। प्रोकैरियोटिक सेल जो है 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, ये 10 to 100 माइक्रोमीटर है, मतलब ज़्यादा छोटा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है। फिर नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म, हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो यूजुअली यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक ही सेल में होता है। लेकिन यूकैरियोटिक होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, बोथ हो सकता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट, यहाँ पर प्रेजेंट। तो हमारा which of the cells given in the figure 2.0 falls under the category of prokaryotic and eukaryotic cells। यहाँ पर ये पूछा है कि ये जो सेल है ए बी सी, इसमें प्रोकैरियोटिक कौन, यूकैरियोटिक कौन, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंडर कौन कौन जाता है। फिर हम इस वीडियो के लास्ट में आ गए हैं, रेडी टू गो बियॉन्ड। इन यूकैरियोटिक सेल्स एक नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स फॉर्म्स द साइटोस्केलेटन which provides structural support, maintains cell shape, enables cell movement and internal transport. It is visible only under an electron microscope as a separate entity. The cytoplasm may also store starch in plant cells or crystals of calcium oxalate or silica in some plant cells. These are known as cell inclusions. ये सेल इंक्लूजन्स के बारे में एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारे सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, आपको इसका भी नोट्स करना है। ये वाला 2-3 पॉइंट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आप नोट कर लेंगे तो अच्छा होगा। नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स फॉर्म द साइटोस्केलेटन and this cytoskeleton provides structural support, maintains cell shape and enables cell movement and internal transport। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये वाला पार्ट 1 था इस चैप्टर का। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 का एंडिंग था।
और अगर आपको इस पार्ट 1 में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही हम पढ़ते रहते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ अगले वीडियो में। नमस्ते, जय जगन्नाथ।